भैरव केतकी अम्मा के गले पर अपने हाथों को रखे हुए था ताकि खून ज्यादा न बह पाए। वो अम्मा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इतने में ही हवेली के अंदर समर्थ और कार्तिक भागते हुए आए। बहुरिया, तू जा यहां से, हम बाकी सब देख लेंगे, जा। भैरव भागता हुआ महल के बाहर जा रहा था कि तभी कार्तिक ने चिल्लाते हुए भैरव का नाम लिया और अपनी जीप की चाबी भैरव की ओर फेंकते हुए उससे कहने लगा, बाबा सलामत हैं, तुम उनकी फिक्र मत करना, जाओ यहां से। भैरव बिना वक्त गवाए जीप लेकर गांव से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी काल कोठरी में यति को कैद कर लिया गया था। उसके पांव और हाथों को लोहे की बेड़ियों से बांधा था, आंखों पर पट्टी और मुंह पर कपड़ा ठूस दिया था। यति के कानों में सिर्फ और सिर्फ लोगों के हंसने की आवाजें पड़ रही थी। तभी एक अजीब सी महक चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते आसपास का माहौल भी गर्म होने लगा था। यति को कुछ पल ही लगे थे ये समझने में कि उस जगह को जला दिया गया था और अब आग फैलने लगी थी। जलने की बदबू से यति को कैद की गई कोठरी पूरी तरह से भर गई थी। वहां धुआं भी भरने लगा था। उसकी नाक में धुएं की गंध भरती जा रही थी। यति अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। यति कोठरी में धुआं भरने की वजह से खांसने लगी थी। तभी यति को अपनी ओर बढ़ते हुए कदमों की आवाज आई। यति उस पास आ रहे शख्स को खुद से दूर रखना चाहती थी, लेकिन फिर सामने बैठा शख्स अचानक ही यति को काबू करने के लिए उसके पैरों पर अपने पांव रखते हुए उसके पैरों को कस लेता है और फिर यति को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कानों में धीमी सी आवाज में कहने लगा, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यति आवाज सुनते ही एकदम से शांत हो गई। उस शख्स ने जब सबसे पहले यति की आंखों से पट्टी को हटाया और फिर उसके मुंह पर बंधे कपड़े को हटाने लगा। उसने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, उसने देखा कि यति के होठों से हल्का सा खून बह रहा था। उस खून को देखते हुए धीरे से यति के गालों को उसने अपनी ओर घुमाया। यति के गालों पर थप्पड़ का निशान छपा हुआ था। उसकी नजर गालों से हटकर यति की नजरों से जा टकराई। तुमने इतनी देर क्यों की? उन्होंने मुझे मारा, मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाल नोचे, मुझे महल से उठा लिया उन्होंने। वो बहुत सारे लोग थे। यति को इस तरह शिकायत करता हुआ देखकर भैरव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और यति के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए यति के होठों तक अपने हाथ ले आया। तुम्हारी एक एक बूंद खून की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। वहां आग फैलते हुए यति की इस कोठरी तक आने लगी थी। भैरव ने अपनी शर्ट को उतारते हुए यति को पहना दिया और यति के हाथ पैर में बंधी लोहे की बेड़ियों को खोलने की कोशिश करने लगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, लोहे की बेड़ियां हैं, तुम्हारे खींचने से नहीं टूटने वाली हैं। भैरव यति की बात पर बिना कोई जवाब दिए बस उन लोहे की बेड़ियों को खींचे ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आग बढ़ चुकी थी और अब यति के पास पहुंच चुकी थी। सुनो, ना ही ये आग बुझने वाली है और ना ही ये लोहा टूटने वाला है। तुम यहाँ से जाओ, तुम जाओ और अपनी जान बचाओ। भैरव ने पलटकर यति की ओर देखा तो आग यति के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। यति ने आग को अपने नजदीक देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मेरी तरफ देखो, इधर, घबराना मत, हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरी बात सुनो। शुरुआत से जब से हम मिले थे उस पल से तुमने मेरी हिफाजत की, मुझे गलत हाथों में जाने से बचाया, लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें कोसा, तुम्हें जानवर कहा। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। भैरव अब भी लगातार बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यति बार बार उससे जाने को कह रही थी। चुप करोगी तुम? अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरना, मेरे सामने मरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें बचा नहीं पाया तो मेरे जीने का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। यति भैरव के अंदर अपने लिए उठ रही बेचैनी साफ देख रही थी। तभी यति के कानों में जोरदार एक आवाज पड़ी। दीवार से कुछ ईंटें उखड़कर उसके पास आकर गिरी। लोहे की बेड़ियां जिस दीवार में कड़ी से अटकी हुई थी, भैरव ने उस कड़ी को ही दीवार से निकाल दिया था। भैरव ने उस लोहे की बेड़ियों को अपने हाथों में पकड़ा और फिर यति को नीचे से उठाते हुए उसे गोद में उठा लिया। भैरव उस कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें लगातार रास्ता खोज रही थी। चारों तरफ आग ही आग थी।
इस पर भैरव यति को कोई भी चोट लगने नहीं दे सकता था। अब वो जगह राख के ढेर में बदलने लगी थी। इससे पहले कि वहां से निकलने का कोई रास्ता मिलता, उस कोठरी की छत अचानक से ही जलती हुई नीचे की ओर झुकने लगी। यति छत की तरफ देखते हुए जोर से चीख पड़ी। वहीं भैरव ने यति को खुद से पूरी तरह से ढक दिया। वहीं दूसरी तरफ यति को अगवा करने वाले लोग छत के गिरते ही उस कोठरी के पास आ गए। जाकर देखो, दोनों इसी के नीचे हैं। निकालो उन दोनों को, जिंदा या मुर्दा, मुझे वो दोनों मेरे सामने चाहिए। उसकी बात मानते हुए सभी गुंडे उस कोठरी की जलते हुए मलबे को साफ करते हुए वहां पर यति और भैरव को ढूंढने लगे और ढूंढते हुए उस जगह पर भी पहुंच गए जहां यति को कैद किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां यति और भैरव दोनों का कोई भी नामो निशान नहीं था। रात होने को आई है, अगर अगले 2 घंटे में वो लोग मरे हुए नहीं मिले तो तुम सबकी मौत तय है। उस शख्स की बातें सुनते ही सारे गुंडे चारों तरफ फैल गए। लेकिन वहीं एक गुंडे ने ध्यान दिया कि कोठरी के पिछले हिस्से में 2 पैरों के निशान थे जो नदी के किनारे जा रहे थे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम ठीक हो ना? हाँ। छत गिरने के बाद यति कुछ हद तक ठीक थी। भैरव बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन वहीं भैरव को थोड़ी दूर बाहर से रोशनी आती दिखाई दी। भैरव समझ गया था कि इस रोशनी की जगह से शायद उसे बाहर का रास्ता दिख जाए। भैरव ने किसी तरीके से यति को वहां के मलबे से बाहर निकाला और फिर लड़खड़ाता हुआ यति को संभालते हुए उस जगह से दूर जाने लगा। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। सुनो, नीचे उतार दो, तुम्हें चोट आई है। भैरव बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर चलते हुए भैरव नदी से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास रुक गया और अपनी गोद से नीचे उतारते हुए यति को पेड़ के सहारे टिकाकर बिठा दिया। भैरव के माथे से खून बहता हुआ उसके चेहरे पर आ रहा था। यति ने अचानक ही अपने बंधे हुए हाथों से भैरव के चेहरे पर लगे खून को पोंछा। तुम्हें इतनी चोट आई है और तुम मुझे चोट लगने से बचाए जा रहे हो। अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे रोकूं इस बहते खून को? तुम बैठो यहाँ। भैरव इतना ज्यादा थका हुआ था कि यति के चेहरे पर हाथ लगते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से यति के सामने बैठ गया। भैरव ने धीरे से यति की गोद में अपना सिर रख लिया। यति ने अपने हल्के हाथों से भैरव की चोट से बहते खून और छत के मलबे से लगी धूल मिट्टी साफ करने लगी। यति जितनी बार भैरव के घाव को साफ करती, भैरव उतने ही जोर से यति का हाथ थाम लेता। ज्यादा दर्द हो रहा है ना? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जो मेरी माँ के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहता था। तुम्हें खरीदना जरूरी था, वरना एक और मासूम की इज्जत का तमाशा बनता। क्या कह रहे हो? भैरव, आंखें खोलो अपनी। भैरव, आंखें खोलो। तुम्हें नहीं होने दूंगा कुछ, अपने पास रखूंगा तुम्हें सबसे दूर। भैरव आंखें बंद किए हुए बस बड़बड़ाता जा रहा था। यति बस भैरव को देख रही थी, बिना किसी नफरत या डर के। भैरव बोलते हुए धीरे धीरे चुप हो गया। यति ने घबराते हुए भैरव के गालों को थपथपाया। सुनो ना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? होश में आओ। तुम बेहोश हुए तो मेरा क्या होगा? वो लोग वापस आ जाएंगे, हम खतरे में पड़ जाएंगे। उठ जाओ ना। भैरव, सुनो। भैरव। यति अपने एक हाथ से भैरव के गालों को थपथपाए जा रही थी। वो भैरव को उठा ही रही थी, तभी उसके कानों में एक बार फिर से कुछ आवाजें पड़ी। यति की सांसें एक बार फिर से अटकने लगी। उसने अपनी डरी हुई नजरों को ऊपर उठाया तो पाया उसके ठीक सामने वही सारे गुंडे थे जो यति और भैरव को ढूंढ रहे थे। अरे देखो, हमें नहीं पता था कि जान बचाने की जगह ये दोनों यहाँ आशिकी कर रहे होंगे। यति पास ही पड़े हुए एक पत्थर को अपने हाथों में उठाते हुए उन लोगों से कहने लगी, हम दोनों के पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं मार दूंगी। अब कुछ नहीं होने वाला। तुम जैसी चिड़िया अब जाल में फंसने को तैयार हो, सामने ही फड़फड़ा रही हो।
फिर हम जैसे शिकारी शिकार आखिर कैसे न करें। आजा चिड़िया, पकड़म पकड़ाई का खेल खत्म करते हैं। हमरे मालिक तुम्हारी लाश देखना चाहते हैं और हमरे साथी तुम्हारा ही हुस्न। जब तुमको मार ही रहे हैं तो काहे ना थोड़ा सा अपना मन भी बहला लें। गुंडा आगे बढ़ा और यति का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। भैरव यति की गोद में लेटा हुआ था। यति के खींचे जाने पर उसका सिर जमीन पर गिर गया। यति जमीन पर घिसटते हुए जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे यति को खींचने वाला गुंडा और खुद यति दोनों ही चौंक गए। यति के जिस हाथ को भैरव ने पकड़ रखा था, अचानक ही उस हाथ को भैरव ने अपनी ओर खींच लिया। भैरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी बीवी ने जो कहा वो समझ नहीं आया ना? तुम्हारी मौत सच में तय है। मैं जितना खून खराबे से दूर भागता हूँ, लोगों की मौत उन्हें मेरे पास उतनी जल्दी ही खींच कर ले आती है। इसे हाथ लगाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। तो फिर इस लड़की से पहले तुझे ही मार देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस शर्त इतनी सी है कि या तो तुम मुझे मार दो या तो फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैरव ने यति के पकड़े हुए हाथ को अपनी ओर खींचते हुए यति को आराम से पेड़ की जड़ के पास बैठा दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए यति के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया। मैं यही हूं, तुम्हारे पास भरोसा है ना मुझ पर? यति ने उन गुंडों की तरफ देखा। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। भैरव के पास कुछ भी नहीं था। भैरव ने यति के चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए यति की आंखों पर अपने हाथों को फेरते हुए उसकी आंखों को बंद कर दिया। उसकी आंखों पर उसने अपनी शर्ट की फटी हुई आस्तीन को पट्टी बनाकर बांध दिया। मुझे लगता है अब जो भी कुछ होने वाला है तुम्हें वो सब नहीं देखना चाहिए। यति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भैरव यति के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा देखो जिसे जिंदगी भर ना भूल पाओ। अगर आवाजें परेशान करने लगे ना तो अपने कानों पर हाथ रख लेना। बस मैं थोड़ी देर में वापस आया। भैरव की बातें सुनते ही यति ने बंद आंखों के बावजूद भैरव को रोकते हुए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। इस पर भैरव ने यति के हाथ को थामते हुए उसे देखने लगा। जिंदा वापस आना। भैरव यति की बातें सुनते ही धीरे से मुस्कुरा दिया और यति के हाथों को उसने उसके कानों पर रख दिया। आंखें बंद होते ही यति की सांसें किसी तूफान की तरह तेज हो चुकी थी। तभी उसके कानों में अचानक से ही दर्द भरी चीखें पड़ने लगी। वो चीखें हद से ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी। आ रही आवाजों में सिर्फ दर्द ही दर्द था, जैसे कोई किसी को चीर रहा हो। यति के कानों में कभी हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी तो कभी चाकू से हाथ पैर चीरने की। हर आवाज के साथ यति उस पेड़ के पास बैठी हुई फूट फूट कर रोए ही जा रही थी और अपने कानों पर हाथ रखकर उन्हें कसते ही जा रही थी। कुछ वक्त ही बीता था कि अचानक ही सारी आवाजें एकदम से थम गई। यति ने अपने कानों से हाथों को हटाते हुए उस खामोशी को सुनने की कोशिश की। वहां सिर्फ और सिर्फ एक आवाज बची हुई थी जो दर्द में बुरी तरह से कराह रही थी और गिड़गिड़ाते हुए भैरव से कह रही थी, नहीं भैरव, छोड़ दो, जाने दो, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई हमसे। जो कहा गया हम बस वही कर रहे थे। हमारी गलती नहीं थी इसमें। हमारी उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग किसी के लिए काम कर रहे थे, इसलिए तुम लोगों की जान बख्शी थी मैंने। लेकिन तुम लोग यहाँ पर आने के बाद लड़की की इज्जत लूटने की बातें करने लगे। अगर उसे जान से मारने की कोशिश करते तो भी तुम सबका ये हाल नहीं करता मैं। लेकिन बात जब इंसानियत से गिरने की हो ना, तो ऐसे लोगों के खून से नहाना हद से ज्यादा पसंद है। भूल गए मैं कौन हूं? मेरा नाम भैरव क्यों है? और फिर यति के कानों में एक आखिरी आवाज पड़ी, जैसे किसी की गर्दन मरोड़ के उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया हो। और अचानक ही वो दर्द में चिल्लाती हुई आवाज एकदम से खामोश हो गई। लेकिन एक आवाज थी जो उसके करीब आ रही थी। क्या ये तुम हो? हाँ, मैं हूं। जख्मी भैरव उसके ठीक सामने बैठा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। यति ने धीरे से अपने हाथों को आंख पर बंधी उस पट्टी की तरफ बढ़ाया, लेकिन भैरव ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। नहीं, मत खोलो इन्हें। कम से कम अभी तो
बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो भी कुछ हुआ तुम उसे देख नहीं पाओगी। देख लूंगी। तो बताओ, तुम मुझसे अब डरती हो? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम वैसे नहीं हो जैसी दुनिया है। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। इस पर भैरव ने यति की बातों पर धीरे से मुस्कुराते हुए यति के आंसुओं से गीले हो चुके गालों को अपने हाथों से पोंछने लगा। तुम अपनी आंखें मत खोलना, मैं बस 2 मिनट में आया। भैरव लड़खड़ाते हुए थकी हुई हालत में नदी के पास गया और खुद को साफ करने के लिए उसने डुबकी ली। यति ने तुरंत ही Please subscribe and like, comment, share. अपनी आंखों से पट्टी को हटा दिया और पाया कि उसके सामने का नजारा हद से ज्यादा डरावना था। सामने जंगल की जमीन में बिछे सूखे पत्तों पर खून ही खून बिखरा हुआ था। उस रात के अंधेरे में जहां चांद की हल्की सी रोशनी जमीन को छू रही थी, यति वहां सिर्फ खून ही देख पा रही थी। यहां तक कि खुद यति के पैरों पर, हाथों पर और कपड़ों पर भी उन्हीं गुंडों के खून के धब्बे पड़ चुके थे जिन्हें भैरव ने मार दिया था। गुंडों के शरीर से हाथ पैर अलग कर दिए गए थे। उन्हें देखकर यति कांप सी गई थी। तभी अचानक ही भैरव वहां आ पहुंचा। उसने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया और यति को दूसरी ओर घुमाते हुए उस नजारे की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। तुमसे कहा था ना, आंखें मत खोलना। अगर थोड़ी सी बात सुन लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। भैरव बिना वक्त गंवाए वहां से आगे बढ़ गया, पर भैरव के घाव अब उसे परेशान करने लगे थे। वो अचानक यति को लिए हुए ही वहीं जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यति फिर जल्दी जल्दी उसके गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगी। नहीं, तुम ऐसे कैसे कमजोर पड़ रहे हो? उठो ना। तुमने मुझ पर कितना एहसान किया है, कैसे चुकाऊंगी मैं इसे? कितना गलत समझ रही थी मैं तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? होश में आ जाओ ना। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। एक अनजान इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम तो वो इंसान हो जिसने हर कदम पर मेरी हिफाजत की है। मैं तुम्हें हर वक्त गलत समझती रही भैरव। मुझे माफ कर दो। होश में आ जाओ भैरव, होश में आओ। होश में आओ भैरव, होश में आओ। यति ने भैरव के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। यति अपने दिल में दबी हर बात को रोते हुए आज बयां कर रही थी। अब ऐसे खामोश मत रहो ना। मेरे पास और कोई नहीं है जिसे मैं सच में अपना कह सकूं। तभी भैरव ने आंखों को अचानक से खोला और यति की ओर देखने लगा। यति अब भी अपनी आंखें बंद करके किसी मासूम बच्चे की तरह रोए ही जा रही थी और भैरव से उठने के लिए बार बार कह रही थी। भैरव से माफी मांग रही थी और साथ ही सिसकते हुए बार बार उसका नाम ले रही थी। यति को इस तरह से देखकर भैरव ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसके होठों को चूम लिया। यति एकदम से ही किसी बर्फ की पुतली की तरह जम सी गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। मानो वो किसी पहाड़ से गिरकर खाई की ओर खींची चली जा रही हो। लेकिन कुछ ही पलों में भैरव एक बार वापस से यति की गोद में जा गिरा। यति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ इन्हीं 1-2 पलों में क्या हुआ। यति ने भैरव की ओर देखते हुए धीरे से अपने होठों पर अपनी उंगलियों को रखा और फिर खुद से ये पूछने लगी, ये मैंने सपना देखा या फिर हकीकत? भैरव की आंख खुली तो यति उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। यति की गहरी सी सांसें भैरव के बदन को छू रही थी और यति से अपनी नजदीकियों को देखकर भैरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। यति को अपने पास देखकर भैरव ने अपने मन में ही कहा, जो कभी किसी से नहीं सुना मैंने, मुझसे तुम वो हर बात कहा करो। दिल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हर एक लम्हा बस तुम मेरे साथ रहा करो। तभी एक जोरदार आवाज भैरव के कानों में पड़ी और एक झटके में उसे होश आया और इस बार उसकी आंखों के साथ नजारा और मंजर दोनों ही अलग थे। किसी बेहोश इंसान पर अपनी ताकत इस्तेमाल करके खुद को मर्द समझ रहे हो? तुम घटिया हो। भैरव को जाने दो।
उसे कुछ मत करना। तेरे तो तेवर बदल गए, पति का असर पड़ गया क्या? तेरे जैसी लड़की हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो क्यों ना तेरे हुस्न के नशे में थोड़ा शराब का नशा मिला दिया जाए, उसके बाद तू और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अगर तूने बात नहीं मानी तो अब तेरे पति की जान लेने में मुझे देर नहीं लगेगी। भैरव धुंधली आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने उस पूरी साजिश को रचने वाला जयंत खड़ा था। भैरव को जंजीरों में बांधा गया था और बेहोशी की हालत में अनगिनत जख्म दिए गए थे। जयंत भैरव को चोट पहुंचाकर यति से अपना काम निकलवाना चाहता था। ऐसे नहीं मानेगी ना, जब तेरे पति के जख्मों पर नमक लगेगा तब तो मानेगी। जयंत के इशारे पर एक गुंडे ने भैरव के जख्मों पर नमक लगाना शुरू कर दिया। भैरव हद से ज्यादा दर्द में तड़पने लगा। रुक जाओ। ठीक है, मैं शराब पीने को तैयार हूँ। भैरव को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। अरे इस भैरव की अकड़ को तो उसकी आंखों के सामने उतारना है। जयंत ने वहां मौजूद लोगों से चिल्लाते हुए कहा, ये दोनों पति पत्नी हैं, और मजे की बात ये है दोनों ही कुंवारे हैं। एक ब्रह्मचारी है तो दूसरी है नाजुक सी शहरी छोकरी। वहां मौजूद सभी लोग यति और भैरव पर हंस रहे थे और भैरव उस भयानक दर्द में जूझ रहा था। तेरे इस पति को मुझे ये दिखाना है कि उसकी बीवी हमारे हाथ कितनी खुश रहेगी। तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है मुझे, और यही होगा मेरा तुम दोनों से बदला। गलती की थी उस दिन मैंने तुझे जिंदा छोड़कर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। जयंत, मेरी पत्नी को अगर कुछ भी हुआ ना तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जयंत ने हंसते हुए यति की तरफ शराब की 2 बोतलों को फेंक दिया। तो खेल शुरू करें। ए लड़की, दोनों बोतल गटागट पी जाओ, उसके बाद जो हम कहते हैं वो करो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, भले मुझे कुछ भी हो जाए। जयंत के इशारे पर उसके आदमी भैरव के जख्मों पर बार बार नमक लगा रहे थे और फिर उसके जख्मों को कुरेदा भी जा रहा था। भैरव एक बार फिर से बेहाल हो गया। यति भैरव की चीखों से तड़पते हुए जोरों से भैरव का नाम लेते हुए उसकी ओर भागी और उस आदमी को रोकते हुए भैरव के सीने से लिपट गई। यति ने अपनी दोनों ही बाहों में भैरव को जोरों से कस लिया। नहीं, मत मारना इसे। नहीं, जो कहोगे जैसा कहोगे सब मानूंगी, सब कुछ करूंगी। इसे मत मारना, ये पहले से घायल है। इसे हाथ भी मत लगाओ। क्या बात है, तुझ जैसा जानवर जो लोगों को चीरने में वक्त नहीं लगाता, तुझ जैसा ब्रह्मचारी इंसान जो औरतों से दूर भागा करता था, आज ये शहरी लड़की तुझसे लिपटी हुई है। क्या जादू किया तूने ऐसा? भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? इनकी बात मत मानो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और न ही मैं तुम्हारे साथ कुछ होने दूंगा। इनकी बात मत मानना तुम। अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो मेरी किस्मत होगी। तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे उस दुख के साथ साथ एक सुकून भी होगा कि कम से कम मैंने तुम्हारी जान तो बचा ली, तुम्हारे एहसानों को तो चुका दिया। नहीं, तुम कोई भी बेवकूफी करने की मत सोचना। मैं तुम्हें अभी भी आगाह कर रहा हूँ, कुछ मत करना। सुन रही हो ना तुम? भैरव यति की आंखों में आंसू और डर देख रहा था, लेकिन आज उसे वो आंसू खुद अपने लिए महसूस हो रहे थे। यति को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही अचानक भैरव ने यति से कहा, यति ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यति के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। यति की धड़कन एक बार फिर से बेकाबू होने लगी। तुमसे मेरा रिश्ता जिन हालातों में जुड़ा था, मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं था जो मेरे साथ रहा हो। लेकिन तुम मेरा वो पहला रिश्ता हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, जिसकी हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है। और आज मैं वही करने वाली हूँ। इतना कहते हुए यति ने अचानक ही भैरव के होठों पर अपने होठ रख दिए। भैरव के लिए ये वो पल था जब उसने एक अलग ही एहसास को महसूस किया था। एक पल के लिए भैरव की दुनिया थम सी गई। यति की आंखों से बह रहे आंसू
भैरव के गालों को भी छू रहे थे। अगले ही पल यति भैरव के पास से हटती हुई जमीन पर पड़ी बोतल को खोलने लगी और उसने एक सांस में ही उस बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। मेरी बेइज्जती का बदला तुझे इस लड़की की इज्जत हमें देकर चुकाना पड़ेगा। मैं इस लड़की का वो हाल करूंगा कि तू और तेरा खानदान जिंदगी में कभी भी औरतों के सामने नहीं आ पाओगे। मर्द हो तो मर्द से लड़ो। मेरे हाथ खोलो, फिर देखता हूँ कि कैसे तुम बदला लेते हो। हाथ खोल दूं? ये मैं क्यों करूं भला? इस लड़की के लिए तुम्हारी आशिकी देखते हुए अब तो और भी मजा आने वाला है। याद है ना तूने क्या हालत की थी मेरी? तूने सजा के तौर पर मेरे हाथ की हड्डी को कंधे से तोड़ते हुए मेरे सिर के आधे बालों को हटा दिया था, क्योंकि तूने यति के बालों को खींचते हुए उसका सिर दीवार में दे मारा था। तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया था। भैरव यति की हालत को देखकर हद से ज्यादा छटपटा रहा था। वहीं यति पर शराब का असर अब नजर आने लगा था। वो नशे में झूलने लगी थी। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि सब कुछ धुंधला और अजीब सा होने लगा था, लेकिन फिर भी यति ने दूसरी बोतल खोलकर पी ली। थोड़ी देर में अचानक यति के हाथों से वो शराब की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। यति लड़खड़ाते हुए खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। यति ने नशे की हालत में ही भैरव की ओर देखा। वाह वाह, मलाई की तरह कितनी चिकनी है तू। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। तेरा नंगा बदन देख के रहूंगा मैं। अब जल्दी जल्दी इन कपड़ों को खोल और दूर फेंक दे। भैरव बेबस था। यति नशे में झूल रही थी और इसका फायदा उठाते हुए जयंत वहां मौजूद सभी लोगों के सामने यति को कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। वहीं यति को अब अपनी नहीं, सिर्फ भैरव की चिंता थी। यति ने आंखों से आंसू बहाते हुए भैरव की ओर देखा, पर तभी भैरव के पास ही खड़े गुंडे ने एक बार फिर भैरव पर एक जोरदार वार किया। उसके शरीर से खून की धार सी बहने लगी। मैं करती हूँ, उसे मत मारो, उसे कुछ मत करो। जयंत के बोलने पर यति ने नशे में ही झूलते हुए अपने कपड़ों को खोलना शुरू कर दिया। यति ने धीरे से अपनी पीठ पर बंधी हुई सूट की डोरी को खींचते हुए उसे खोला और धीरे धीरे करके यति के कपड़े ढीले होने लगे। भैरव दर्द में कराहते हुए भी बेहोशी की धुंधली हालत में जोर जोर से चिल्लाते हुए यति से रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन यति जयंत की बात मानने के लिए मजबूर थी। यति ने अपने कंधे पर हाथ रखा और फिर कुर्ते को अपने कंधे से नीचे खींचते हुए उसे खोलने लगी कि तभी यति नशे में चूर होकर अपने सिर को पकड़ते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जयंत पास पहुंचा और यति के बालों को एक बार फिर से खींचते हुए उसे खड़ा किया और भैरव की ओर देखते हुए यति के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसने कंधे से ही उसकी आस्तीन को एक झटके में फाड़ दिया। मजा आया भैरव? तभी अचानक ही जयंत को एक जोर का धक्का लगा। जयंत खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। यति नशे की हालत में पूरी तरह से बेहाल थी। भैरव ने पास में पड़ा एक गमछा उठाया और यति के शरीर पर लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। यति ने बहुत कोशिश करते हुए नशे में रोते हुए वो भैरव का नाम ले रही थी। वो अब अपने सिर को ऊपर उठाते हुए उसे बचाने वाले को देखने लगी। यति को लगा कि शायद भैरव ने एक बार फिर उसे बचा लिया, लेकिन चेहरा देखने पर यति के सामने कार्तिक था। यति अपनी बार बार झिलमिलाती हुई धुंधली आंखों से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक को यति की रोती हुई लाल हो चुकी आंखें चुभने लगी थी। इस पर कार्तिक ने यति की आंखों पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। जयंत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां पर समर्थ और कार्तिक अपने आदमियों के साथ आ गए थे। जयंत डरी हुई नजरों से वहां के माहौल को देख रहा था, क्योंकि उसके सारे ही आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उनके सिर पर बंदूकें तनी हुई थी। देखते ही देखते बाजी पलट चुकी थी। समर्थ भागता हुआ भैरव के पास पहुंचा और हाथ खुलते ही भैरव भी जमीन पर जोर से गिर पड़ा। तुम्हें ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया हमने। शुक्र है हमें मिल गए। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में है। समर्थ की बात भैरव के कानों में पड़ी, लेकिन भैरव की आंखें सिर्फ और सिर्फ यति पर टिकी हुई थी। इधर भैरव लड़खड़ाते कदमों से यति की ओर बढ़ा और यति भी कार्तिक से दूर होकर गिरते पड़ते हुए भैरव के पास पहुंची और भैरव के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे रोते हुए कहने लगी,
गंदे लोग हैं यहाँ। मुझे घर जाना है। घर चलो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। भैरव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उससे यति की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इस पर भैरव ने यति के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और फिर यति के सिर को अपने सीने पर रखते हुए उसे शांत करते हुए कहने लगा, शांत हो जाओ, बस अब सब खत्म हुआ। इतना समझ लो कि अब तुम अपने घर में ही हो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। भैरव ने यति को संभालते हुए अपनी बाहों में भर रखा था और यति भी नशे की हालत में थी। भैरव के सीने पर सिर रखे हुए थी। इस पर समर्थ और कार्तिक ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों के ही मन में एक बात चल रही थी कि यति और भैरव एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इतने लोगों के बीच इन दोनों ने एक दूसरे को चुना। दोनों की ही हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी थी। देखते ही देखते यति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भैरव ने महसूस किया कि शायद यति बेहोश हो चुकी थी। इस पर भैरव ने समर्थ की ओर देखते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद किया और भैरव भी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर समर्थ ने बेहद गुस्से में आगे बढ़ते हुए जयंत को उसके गले से पकड़ा और फिर जमीन पर गिराते हुए उसे बेहद गुस्से से दबाने लगा। इस गंवार, इस अनाथ इंसान के लिए बड़े भैया आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? वो लड़की जिसके साथ तूने गलत किया वो भैरव की पत्नी है और हमारे घर का हिस्सा है वो, जो हमसे अब कभी अलग नहीं होगा। तूने इंसानियत खो दी तो हम अपना रिश्ता क्यों निभाएं? आज तूने सारी हदें पार कर दी। कार्तिक, मैंने तेरी जान बचाई थी, तो ये सिला देगा तू अपनी दोस्ती का मुझे? तेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे कीमती है, ये तू भी जानता है। उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सबके सामने वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। तेरे भेजे में ये बात नहीं बैठ रही। तेरी जान बख्श रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सजा का हकदार नहीं है। तुझे बाबा का सामना करना होगा। मामला हमारे घर का है तो सजा भी तुझे घर का मुखिया ही देगा। कार्तिक, लेकर जाओ इसे बाबा के पास और इन सारे आदमियों को भी यहाँ से रवाना करो। मैं इन दोनों को लेकर पहुंचता हूँ। समर्थ ने पलटकर यति और भैरव की ओर देखा। भैरव जमीन पर लहूलुहान सा बेहोश पड़ा था और यति भी उसके सीने पर सिर रखे हुए शराब के नशे में बेहोश पड़ी थी। क्या किस्मत एक दूसरे से इस तरह से मिलाती है? फिर तो कोई भी कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता। लेकिन अगर सच में ये किस्मत है तो तुम दोनों को उस खौलते लावा का सामना करना पड़ेगा जिसने हम सबकी जिंदगी को पहले ही तबाह कर दिया था। समझ ही नहीं आ रहा कि तुम दोनों के लिए खुश हूं या तुम दोनों की सलामती की दुआ करूं, क्योंकि तुम दोनों ही अपने आने वाले दर्दनाक कल से पूरी तरह से अनजान हो। आसमान से लगातार गिर रही बारिश माहौल को धुंधला कर रही थी। ऐसी बारिश को चीरते हुए भैरव यति को तलाश कर रहा था। भैरव जोर जोर से चिल्लाते हुए यति का नाम ले रहा था और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भैरव की सांसें बेहद तेज थीं। वो रात के उस नीले घिर चुके अंधेरे में बारिश की झरझराती आवाज में पागल हो चुका था। कहाँ हो तुम? फिक्र मत करना, मेरी धड़कनें तुम्हें ढूंढ लेंगी। भैरव ने बहुत ध्यान से देखा कि रात की उस नीली रोशनी में यति सफेद कपड़ों में रोती हुई दूर खड़ी थी। तभी भैरव ने यति के चेहरे को ध्यान से देखा और उसके सिर से निकला हुआ खून भी यति के चेहरे से होते हुए उसके सफेद कपड़ों को भिगोकर लाल कर रहा था। भैरव की धड़कन अब बेकाबू हो चुकी थी। यति ने अपने हाथों को भैरव की ओर बढ़ाते हुए उसकी तरफ अपने दोनों ही बाहें फैला दी। इतनी देर क्यों कर दी तुमने? जानते हो ना कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और अपना नहीं है, फिर भी तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मेरे पास भी मेरा कोई अपना नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब बदल गया। तुम मेरा वो पहला जायज रिश्ता हो जो मुझे मिला और सिर्फ मेरा ही रहेगा, जिसे मैं पूरी तरह से अपना कह सकता हूं। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल सबसे कीमती होता है मेरे लिए। मैं तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, तुम्हारे सीने पर अपना सिर रखकर अपने हर दुख दर्द को तुम्हें बताना चाहता हूँ। पूरा दिन तुम्हें देखना चाहता हूँ और पूरी रात तुम्हें सुनना चाहता हूँ। बोलो,
तुम मेरा साथ दोगी ना? तुमने सच्चाई छिपाई, ऐसा क्यों किया? देखो आज मेरे साथ क्या हुआ। तुमने तो वादा किया था ना कि तुम मुझे सुरक्षित रखोगे। देखो ना आज मेरी जान किस तरह से जा रही है। मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। मैंने तो तुम्हें अपना माना था ना, फिर तुमने मुझे मार क्यों दिया? तुमने ही मेरी जान ले ली। तुम जानते थे ना कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करती थी। अगले ही पल भैरव ने डरती हुई नजर से यति की ओर देखा। यति के सफेद कपड़ों पर खून के धब्बे बढ़ते जा रहे थे। यति भैरव के करीब थी। यति का चेहरा भैरव के हाथों में था, लेकिन अचानक ही यति ने अपनी आंखों को बंद करते हुए भैरव की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। कि तभी अचानक ही भैरव की आंख खुल गई। आंख खुलने के अगले पल भैरव ने महसूस किया कि यह कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि ये उसका एक बुरा सपना था। भैरव ने देखा कि वो और यति दोनों ही अपने कमरे के बिस्तर पर लेटे हुए थे और कोई भी नहीं था। भैरव ने यति की ओर अपनी नम आंखों से देखा और अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही यति के माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए खुद को तसल्ली देने लगा कि उसने जो देखा था वो सिर्फ एक सपना था। यति अब महफूज है। बहू ठीक है, अभी उसे नींद की दवा दी गई है, देर से उठेगी वो। जरा बाहर तो आओ तुम। भैरव यति को सोता हुआ छोड़कर समर्थ के पास आ गया। वो जयंत नहीं था जिसने महल में घुसपैठ की थी। बात जरा अजीब है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि बहू को लेकर काफी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। उसकी जान खतरे में है और अब वो हमारी कमजोरी हो गई है, जिसका इस्तेमाल करके हमारे ही दुश्मन हमें अपना निशाना बनाएंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? इसका ध्यान रखो, इसके साथ रहो। इसलिए नहीं कि ये तुम्हारा फर्ज है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी जान खतरे में है। इसके खुद के घर के लोगों ने इसे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। ये शहर में रहती थी, तो इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम इसको जानते ही कितना हो? ये तुम्हारी पत्नी है, तो बताओ कौन है ये? सिर्फ उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से मैंने इसे बाजार से खरीदा था। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम इस बच्ची को बाजार से लाए थे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? लंबी कहानी है बड़े भैया। मैंने इसे इस तरह से नहीं खरीदा था जैसा आप सोच रहे हैं। मैं इसे उस गंदे माहौल से बचाना चाहता था। जब इसे आजाद किया तब तक इसके ही परिवार ने ही इसे ठुकरा दिया और बाबा ने हमारी शादी करवा दी। जिस भैरव को मैं जानता था वो लड़कियों से दूर रहता था, उन्हें गले लगाकर या उनके माथे को प्यार से सहलाया नहीं करता था। ये तुमसे बहुत छोटी है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूँ, लेकिन इसका सही जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है बाबा। फिर तो अब हमें बाबा से बात करनी ही होगी। वैसे भी बाबा ने तुम्हें नीचे बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ आया था। समर्थ ने भैरव को सहारा देते हुए उसे बेड से उठाया और फिर धीमे कदमों के साथ उसे नीचे बाबा साहेब के पास लेकर चला गया। बाबा साहेब के पास पहुंचते ही समर्थ और भैरव दोनों ही बाबा साहेब से जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बात करने लगे। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत चुके थे। हमारी बातें सिर्फ हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। हमारी बहुरिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, अब से बहुरिया पर खास नजर रखी जाएगी। भैरव, तुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और आराम करो जाकर, रात होने को आई है। भैरव धीमे कदमों के साथ खुद को संभालता हुआ उसने पाया कि यति अपना सिर पकड़ के बैठी हुई थी। भैरव शांति से उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ था उस रात जब मैं बेहोश हुआ था? मुझे साफ साफ बताओ। वो जब तुम बेहोश हुए तब अचानक से ही बहुत सारे जंगली कुत्ते आ गए थे। वो शायद तुम्हें मरा हुआ समझ रहे थे और अचानक से ही उन्होंने हमला कर दिया। तुम जानती हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम बेहोश थे जब वो लोग अचानक से आए और हमें अपने साथ ले गए। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। मैं शायद तुमसे 9 या 10 साल बड़ा हूँ। मैं 33 का हूँ और तुम शायद 23 या 24 की होगी। तुम मुझसे बहुत छोटी हो। तुम कमजोर सी, दुबली पतली, नाजुक शरीर की, और मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर।
तुम गोरी हो और मैं हल्का सांवला। तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं गांव का एक आम सा गंवार इंसान हूं। मुझ में और तुम में कुछ भी एक जैसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं और मुझे लगता है कि हमारा अलग होना ही हमारी अपनी पहचान है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझे जिस तरह से बचाया, दोबारा वैसा मत करना। एक इंसान के लिए सबसे शर्म की बात यही होती है जब उसकी हिफाजत के लिए उसकी पत्नी की इज्जत दांव पर लग जाए। मैं तुम्हारी हिफाजत आंख बंद करके भी कर सकता हूं, लेकिन जब बात मेरी आएगी तुम्हें बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, जाने के लिए कोई जगह नहीं और कहने के लिए अपना कोई भी नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें सुरक्षित रखूंगा हर हाल में। यति खामोशी से भैरव की बातों को सुन रही थी, लेकिन इस बार भैरव और यति के बीच वो दूरियां कहीं गुम हो गई थी, जहां दोनों ही एक दूसरे से अलग थे। भैरव को यति के शरीर पर वो घाव अपने अतीत की परछाई से भयानक दिख रहे थे। भैरव के अंदर एक पहला सा एहसास जागने लगा था, जहां वो खुद को कभी देखना नहीं चाहता था। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछ लो। वो केत की अम्मा ने कहा था कि तुम्हें ये सब बातें करना पसंद नहीं है और तुम्हारे सामने ये बातें ना करूं, पर सोचा शायद मुझे पूछ लेना चाहिए। उस झोपड़ी को लेकर बाबा साहेब तुम्हें हमेशा धमकियां क्यों देते हैं? वो तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? झोपड़ी का जिक्र होते ही भैरव माथा समेटे हुए यति की ओर देखने लगा। उसने यति की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम ये पूछोगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। नहीं, ये मैं नहीं पूछती तुमसे, क्योंकि जानती हूं उसका जवाब तुम नहीं दोगे। मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन जब तुम्हें देखा मैंने वहां बाजार में, जहां तुम लोगों की बोलियां लगाई जा रही थी। तुम्हें पता है वो बाजार कौन सा है? वहां वो सारे काम होते हैं जिसे ये दुनिया गलत कहती है। लड़कियों का बेचा जाना, खरीदा जाना, जुआ, शराब, नशे और हर वो गलत काम जो शायद कोई भी शरीफ इंसान तो नहीं करता होगा। ऐसे बाजार में तुम्हें लाया गया था। जब मैंने तुम्हें वहां देखा तो दो पल दिमाग में आया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। बाकी लड़कियां भी तो वहां बेची ही जा रही थी ना। और ये वहां की बहुत आम सी बात है, जहां तुम्हारे शहर जैसे कायदे कानून नहीं है। इनका रहने का तरीका अलग है, यहाँ के कायदे कानून भी अलग हैं। जब वहां सारे गलत काम होते हैं और कोई शरीफ इंसान वहां नहीं जाता, तो तुम क्या कर रहे थे वहां पर? और अगर तुम वहां थे ही सही, तो तुमने मुझे खरीदा क्यों था, वो भी इतनी ऊंची बोली लगाकर? इस बात का भैरव ने यति को कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे यति पूरी तरह से चौंक गई। किसी को मारने आया था। हुक्म था बाबा का कि उसकी लाश लेकर बाबा के पास जाऊं। वही करने गया था वहां। जिसका पीछा कर रहा था उसे तुम्हारी बोली लगाते हुए देखा तो खुद भी बोली लगाने लगा। तब पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हें देखकर ही पता चल गया था कि तुम उस जगह से नहीं थी। तुम्हारी डरी हुई आंखें हर किसी को देख रही थी। वही सामने बैठकर मैं काफी देर से सब कुछ देख रहा था। पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां तो ये सब रोज ही सबके साथ होता है। लेकिन फिर तुम्हारी उन सहमी हुई सी आंखों को देखते हुए मुझे कुछ याद आने लगा, कुछ ऐसा जिसमें मेरा बचपन गुजरा था। तुम्हें देखकर अचानक ही महसूस हुआ कि तुम्हारे साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो आगे होने वाला था। यति खामोशी से भैरव की ओर देख रही थी। भैरव बेहद गंभीर होते हुए यति से हर एक बात बता रहा था। तुम्हारी बोली लगाने वाले लोग तुम्हें वैसे भी बेच देते, और तुम्हें खरीदने वाले लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं ये तुम खुद जानती हो। बस इस एक पल तक मैं तुमसे पूरी तरह से अनजान था। लेकिन जब मैंने देखा कि उन व्यापारियों ने तुम पर हाथ उठाया, जिसके बाद तुम डर गई थी, मुझे खुद को समझ नहीं आया कि मैंने क्यों सब छोड़कर आगे बढ़ गया। मुझे पता है तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बस मैं उस समय इतना ही चाहता था कि तुम उन सारी चीज़ों से दूर निकल जाओ। लेकिन जिसके शिकार के लिए मुझे भेजा गया था वो मेरे सामने ही था, और उसने तुम्हारी आखिरी बोली लगाई थी। इसलिए मैंने तुम्हारी ऊंची बोली लगाई ताकि मैं तुम्हें खरीद सकूं, और मुझे अब सामने से मौका मिल गया था उसे मारने का। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मुझे इसीलिए नहीं खरीदा था कि मैं सूर्य हवेली से थी? तुमने मुझे बेचने के लिए वहां से खरीदा था? नहीं, उस पल तक मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो या कहां से आई हो।
तुम्हें देखकर अंदाजा लगाया था मैंने कि तुम यहां से नहीं हो। यकीन मानो, उस वक्त तक मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं था। जिस वक्त तुम्हें होश आया, केत की अम्मा तुम्हारी दवा पट्टी करके वहां से जा चुकी थी और तुमने उठते ही वो तमाशा शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। यति अब तक सब कुछ बेहद खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही भैरव ने उस रात का जिक्र किया जब यति पहली बार भैरव से टकराई थी और झोपड़ी में उसे गलत फहमी हुई थी कि भैरव ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, यति की नजरें शर्म से नीचे की ओर झुक गई। मत करो ना वो सब बातें। मैं शर्मिंदा हूँ उस दिन से जब मुझे केत की अम्मा ने ये सब बताया था। भैरव यति को दावा देते हुए उसके चेहरे की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना कि तुम इस तरह की बेवकूफियां कई बार कर चुकी थी। मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम्हारी उन बातों पर मैं गुस्सा करूं या हंसूं। हाँ, हो सकता था कि मैंने एक तरह से तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझे देखकर किसी ऐसे गुनाह के लिए सोचने लगी थी जो मैंने किया ही नहीं था। लेकिन एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। शायद हालात ऐसे थे कि तुमने सब कुछ अपने दिमाग में गलत बिठा लिया। तुमने अभी तक नहीं बताया कि शादी क्यों की तुमने मुझसे। हमारी शादी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुई थी। तुमने उन सब के सामने बोला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं कुछ बोलता तो कोई कुछ समझता। मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मेरी बात कोई नहीं मानता। वो पूरा ही गांव मेरा दुश्मन है। उसमें से तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैंने तुमसे शादी की है, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। पर मेरे लिए ये हैरानी की बात थी कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के बाद भी तुम्हारे परिवार ने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया, जबकि वो जानते थे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैंने सालों तक अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखा था। तुम ब्रह्मचारी हो और अगर मैं गांव की तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। क्या क्या पूछना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुमने अभी क्या कहा। अब कैसे कहूँ कि तुमने ही मुझे किस किया था जंगल में। ये कैसा ब्रह्मचार्य है तुम्हारा? तो मतलब तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम ब्रह्मचारी क्यों हो? तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब है नहीं मेरे पास। बचपन से ही 26 साल की उम्र तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही नियम बनाया था कि मुझे बाबा के हुक्म को मानना है। मैं बीच में कोई भी ऐसी वजह नहीं लाना चाहता था जिससे कि मैं बुरा इंसान बनूं, और मैं इन सारी चीज़ों में कभी दिलचस्पी भी नहीं रखता था। 26 सालों तक मैंने पूरा व्रत किया, उसके बाद कभी मन ही नहीं हुआ इन सब चीज़ों में दिलचस्पी दिखाने का। तो तुम कह सकती हो कि अभी तक ब्रह्मचारी ही हूँ। अरे नहीं हो तुम कोई ब्रह्मचारी। अच्छा फिर तुम मुझे उस तरह से क्यों कहते थे कि तुम बात मानो वरना अच्छा नहीं होगा? क्योंकि तुम डरती थी, इसलिए मैं तुम्हें डराया करता था। क्या हद हो गई यार। क्या कभी तुम मुझे क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में वो? भैरव अचानक ही बोलते हुए रुक गया क्योंकि यति दवा के असर से आंखें बंद करके सोने लगी थी। इस पर भैरव ने यति को देखते हुए अपने मन में ही सोचा, इन मासूम सी नजरों में न जाने मेरी क्या औकात होगी, न जाने ये मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। लेकिन इसके होठों से जितनी बार भी मेरा नाम निकल रहा है मुझे सुकून सा मिल रहा है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ले, लेकिन मेरी ही वजह से न जाने इसको कितनी बार जलील होना पड़ा। लोगों की बुरी नजर इस पर पड़ी। शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। शायद इसका मुझ पर भरोसा करना सिर्फ इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, यही सच है, क्योंकि शायद ये मुझसे ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मुझे इसे इसके शहर भेज देना चाहिए, लेकिन फिर इसके जाने के बाद मैं जीऊंगा कैसे? ये सब क्या हो रहा है? आज तक भी तो मैं अकेला ही था ना, फिर अब डर क्यों लगने लगा है मुझे अकेले होने में? यति, तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। मेरा इकलौता जायज रिश्ता ही मुझसे दूर होने वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मेरे साथ रहो? या फिर मैं स्वार्थी हो रहा हूं?